हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय आरआरआर। तो आज हम मैटर के आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने वेपराइजेशन और इवापोरेशन में फर्क जाना था, ठीक है। और इससे पहले आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वो ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स के लिए, क्विज के लिए, टेस्ट के लिए और आगे कौन से क्लासेस आने वाले उसके लिए भी। और कोई भी डाउट हो उसको डिस्कस करने के लिए भी आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारी डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो दो टाइप में है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर मतलब शुद्ध और मिक्सचर माने मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर माने मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ है उनका जो अनुपात होता है ना, उनका जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। उनका प्रपोर्शन क्या होता है, निश्चित होता है। इनका अनुपात फिक्स होता है, ठीक है। एक आम आदमी के लिए प्योर मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जो मिलावट बिना का हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए शुद्ध का मतलब प्योर का मतलब क्या होता है, जब पदार्थ के सभी घटक कण रासायनिक प्रकृति में समान हो, ठीक है। जब सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर भी सेम हो, ठीक है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के जो भी मतलब अंदर घटक है, ठीक है, जो भी अंदर घटक कण है वो केमिकल नेचर में समान हो। केमिकल नेचर मतलब रासायनिक प्रकृति, ठीक है। रासायनिक प्रकृति में ये समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस फॉर साइंटिस्ट, ठीक है। फिर से बताती हूँ, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। वैज्ञानिक के लिए शुद्ध शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि जो पदार्थ के जितने भी घटक है, ठीक है, सभी जो घटक है उनके कण, सभी घटक के कण रासायनिक प्रकृति में समान हो, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण होते हैं, इसमें मिलावट नहीं होती है, ठीक है, याद रहेगा। चलो मिक्सचर, बात करेंगे हम मिक्सचर की। मिक्सचर माने मिश्रण, मिक्सचर माने मिक्सचर। इसमें एक से ज्यादा, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थ, ठीक है। ये एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थों से बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिश्रण में जो मिक्सचर है उसमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा अधिक पदार्थ होते हैं, इसको हम इसीलिए इम्प्योर बोलते हैं। अगर इसमें एक ही होता तो इसको हम प्योर बोलते हैं, लेकिन इसमें एक से ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर माने अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है। और इसका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, हवा, वायु हमारा, फिर समुद्र हमारा, पानी, जल, फिर खनिज जो होते हैं वो, फिर हमारी मिट्टी, ये सब क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है। ये एक फिक्स प्रपोर्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। इनका अनुपात सेम नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। वायु का, फिर समुद्र का, जल का, खनिज का, मिट्टी का, इनका अनुपात सेम नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब शुद्ध पदार्थों के दो दो टाइप्स में इसको दो प्रकार के है ये, ठीक है, दो प्रकार के, एलिमेंट्स माने तत्व और कंपाउंड्स यौगिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम तत्व पढ़ेंगे, तत्व। तो रॉबर्ट बॉयल जी ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1661 में किया था। इस शब्द को फर्स्ट यूज किया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में, याद रखना डेट, कब यूज किया था, 1661 में। फिर लेवाइसर याद करिए कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे केमिस्ट्री के पिताजी है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं लेवाइसर को, ठीक है। इन्होंने परिभाषित किया था एलिमेंट को, डिफाइन माने परिभाषित किया था एलिमेंट को। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसमें किसी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेशन है वही होगा कि इसके जो बेसिक फॉर्म है इसको ना हम तोड़ सकते हैं, ना ही रासायनिक प्रोसेस से, ना ही रासायनिक प्रक्रिया से, ना ही भौतिक प्रक्रिया से। भौतिक माने फिजिकल प्रोसेस, ना ही हम इसको फिजिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, ना ही इसको हम केमिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। सॉलिड में एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लिक्विड में मर्क्यूरी, ब्रोमाइन, गैस में आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स के प्रकार हैं, ठीक है। और ये एक टाइप के एटम से बनके मिलते हैं, हाँ, एक टाइप के एटम से बनकर, ठीक है, मिलकर बनते हैं। ये उल्टा हो गया, ठीक है, चलो।
एक टाइप से एक टाइप का जो अरे एक टाइप का जो एटम है उससे मिलकर बनते हैं, ठीक है, एक टाइप का जो एटम है उससे मिलकर बनते हैं। जैसे कि गोल्ड ले लो, अगर गोल्ड की शीट है तो उसको आप तोड़ दो, कहीं से छोटा सा पार्ट ले लो, उसका छोटा सा एक शेप ले लो, तो वो गोल्ड ही रहेगा, उसमें कुछ आपको सिल्वर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आयरन का ले लो तो आयरन ही मिलेगा, एल्यूमिनियम फॉइल ले लो तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा, ठीक है। सिल्वर का ले लो, सिल्वर ही मिलेगा, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा। ऑक्सीजन है तो अकेला एग्जिस्ट करता है वो, तो ऑक्सीजन ही रहेगा वो, ठीक है, उसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एलिमेंट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एलिमेंट्स मतलब ये जो कमरे के तापमान में ना द्रव्य होते हैं, ठीक है, द्रव्य अवस्था में होते हैं। कौन? मर्क्यूरी जो धातु है, हमारा मेटल है, ठीक है, और ब्रोमाइन जो धातु नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना एक्सेप्शन है हमारे, ठीक है, ये हमारे एक्सेप्शन है। एलिमेंट्स लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर तापमान, ठीक है, कमरे का जो तापमान होता है उससे थोड़े ऊपर तापमान पर ये लोग लिक्विड होते हैं। क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड माने तरल, जैसे कि गैलियम और शीजियम, गैलियम और शीजियम। टेम्परेचर क्या है? 303 केल्विन, टेम्परेचर क्या है? 303 केल्विन। याद रखना ये कमरे के तापमान से थोड़े ऊपर तापमान पर तरल होते हैं, ठीक है, कमरे के तापमान से थोड़े ऊपर तापमान पर। अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो टेम्परेचर स्लाइटली अबोव रूम टेम्परेचर, अबोव मतलब ऊपर, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर। नेक्स्ट कंपाउंड, चलो इधर तक समझ आ गया, आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कंपाउंड ये होता है दो या दो से ज्यादा तत्वों से बना शुद्ध पदार्थ, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है ये, ठीक है, ठीक है। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। इनका जो अनुपात होता है, प्रोपोर्शन यानी अनुपात जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये रासायनिक तरीके से, रासायनिक रूप से ये इनका जो अनुपात है वो फिक्स होता है, ठीक है, ऐसे ही कंबाइन करते हैं वो, ऐसे ही मिलते हैं वो, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया, CH4 हो गया, NaCO3 हो गया। H2 पानी है तो इतना कम पानी हो या इतना ज्यादा पानी हो, H2 का जो अनुपात है वो आपका सेम ही होगा, जो प्रपोर्शन है वो सेम ही होगा। कंपाउंड कांट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल प्रोसेस, कंपाउंड को आप फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको आप भौतिक प्रक्रिया से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, भौतिक प्रक्रिया से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसको आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते, सिंपल। और इसमें एक प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2O है तो ये मॉलिक्यूल है हमारा, H2O ही होगा, CH4 है तो CH4 ही होगा, NaCO3 है तो NaCO3 ही होगा जहां पे भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक, देखो कंपाउंड को है ना हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बन होता है, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना है इस पे, कार्बन पे, ठीक है। तो कार्बन जो होता है ना वो मेन होता है कंस्टिट्यूएंट, और इसमें कार्बन नहीं होता है, मेन होता है लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, नॉट अ मेन कंस्टिट्यूएंट। कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, ये आगे पढ़ेंगे कि कंपाउंड को हम होमोजीनियस मिक्सचर और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलो मिक्सचर में आएगा वो, ये रहा मिक्सचर, ये मिश्रण के प्रकार है, ठीक है, होमोजीनियस यानी समांगी और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी, ठीक है। ये जो होता है ना प्रकाश को कई कई प्रकीर्णन नहीं, मतलब प्रकाश को ये स्कैटर नहीं करता, ठीक है, प्रकाश को ये स्कैटर नहीं करता है, लेकिन ये प्रकाश को स्कैटर करेगा, ठीक है, इट स्कैटर्स लाइट, ठीक है। जैसे होमोजीनियस का एग्जांपल मतलब मैं इसको समझाती हूँ कि इसका जो संगठन होता है ना वो समान होता है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हर जगह पे, ठीक है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, संगठन समान नहीं होता है, ठीक है। याद रखना होमोजीनियस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोजीनियस में जो जो हमारा जो लाइट है, हमारी जो प्रकाश है वो बिखरती है, ठीक है, स्कैटर होती है, ये भी आगे पढ़ेंगे, बस इतना अभी याद रखना बेसिक। जैसे कि नमक को हम पानी में मिला देते हैं, फिर मिथेनॉल को पानी में मिला दिया, चीनी को पानी में मिला दिया, ये सब क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर समझो मैं नमक को पानी में मिला देती हूँ, मान लो कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, और इसमें मैंने नमक मिला दिया, पानी है इतना,
और नमक डाल दिए चम्मच भर के, तो आपको पता चलेगा क्या कि मतलब ऐसे दूर से पता चलेगा कि नमक डाला है, क्या डाला है, नींबू डाला है, नमक डाला है, यू विल नॉट गेट एनी आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। और जब इतना सा पानी भी ले लो तो दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर लो थोड़ा सा पानी लेके, तो भी उसमें नमक का स्वाद आएगा, उसमें से भी थोड़ा ले लो तो भी उसमें नमक का स्वाद, मतलब इसका जो संगठन है वो समान है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझेंगे। डस्ट पार्टिकल इन एयर, अब मान लो दिल्ली में हो आप, ठीक है, वहां जो हवा है उसमें जो धूल है, जो जो भी डस्ट पार्टिकल है, पॉल्यूशन है, वो गुजरात के हवा के समान होगा क्या? गुजरात की हवा के समान होगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसका जो संगठन है वो समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पानी और तेल, ठीक है, पानी में कभी तेल ऐसे मतलब ये समझे पानी और इसमें आप ऑयल डाल दो तो कहीं कहीं ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उसके। ठीक है, ऐसे मतलब संगठन समान नहीं होता है, कहीं वो एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेगा तो कहीं छोटा सा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका संगठन समान नहीं होता है। और ये भी याद रखना कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है, जो समांगी हमारा मिश्रण है, उसमें जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, जो कणों के जो आकार होते हैं, वो 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। ठीक है, और छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। और इसमें किसमें, हेट्रोजीनियस में, विषमांगी जो मिश्रण है उसमें जो कणों की जो आकार होता है वो 10 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, कणों का आकार 10 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब हमारे प्रकाश को जब हम बिखेरते हैं, प्रकाश जब बिखराव बताता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलॉइड, जब भी ये कोलॉइड सॉल्यूशन से पास करेगा तब वो स्कैटर करेगी लाइट। ठीक है, तब वो लाइट स्कैटर करेगी। जैसे कि ले लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं एकदम इजी सा, हमने ले लिया पानी, इसमें हमने चॉक पाउडर डाल दिया, चॉक पाउडर, फिर यही लाइट हमने इधर से पास की तो ये स्कैटर करेगी। ठीक है, इट विल स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखर जाएगी, वो हर जगह बिखरेगी। जैसे कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो पर्दा लगाया है आपने, ठीक है, घर का पर्दा आपने लगाया हुआ है, या स्कूल में सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ पे विंडो आ गई, खिड़की आ गई और वहां से लाइट आ रही है, तो समझो इतनी, ये मान लो कि ये विंडो है और इसमें से इतनी सी प्रकाश आ रहा है, इतना सा प्रकाश आ रहा है, तो इसमें से आपको दिखेगा, आपको जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं ना, धूल डस्ट, उसके पार्टिकल्स दिखेंगे आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ये भी तो टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, ये भी तो टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट हमेशा याद रखना कि हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण में ही होता है, समांगी मिश्रण में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और विषमांगी मिश्रण में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्योंकि इसमें जो मिश्रण, जो इसका जो मिश्रण होता है वो जैसे कि हाँ ये देख लो, ये पानी और तेल, ये जो तेल के जो ड्रॉपलेट्स है, जो बूंदे हैं, वो ऐसे स्कैटर है कि अगर समझो लाइट गई तो इधर से ऐसे ऐसे करके इधर निकलेगी, इधर से ऐसे ऐसे करके इधर निकलेगी, ऐसे 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 करके इधर निकलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये शक्कर है, इसमें शक्कर डाल रखी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो सीधा सीधा लाइट चली जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें से लाइट निकल रही है, तो इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन इसमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसको हटा देते हैं। हाँ, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये बहुत आसान है और जल्दी समझ भी पाओगे आप। ठीक है, तो अब जैसे समझो पानी है, ठीक है, अगर आप उसमें चीनी मिला रहे हो, अगर आप उसमें चीनी मिला रहे हो, अगर आप उसमें नमक मिला रहे हो, ठीक है, तो ये जो चीज मिला रहे हो आप, वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, और जिसमें मिला रहे हो वो हमारा सॉल्वेंट, जिसमें मिला रहे हो वो हमारा सॉल्वेंट, और ये पूरा बनकर जब मिल जाएगा, घुल जाएगा, तब वो बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तब वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे सॉल्ट वाटर, फिर मतलब नमक का पानी, चीनी वाला पानी, ठीक है, नींबू पानी, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, आखिरी लास्ट में जो बनता है वो हमारा सॉल्यूशन बनता है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। अब जैसे कि मान लो इधर लिखा है मैंने, मान लो कि आपने 3 मिक्सचर लिए, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, आपने 3 मिक्सचर लिए, 3 जार है जिसमें पानी है, 1 2 3, ये 3 जार है जिसमें पानी है। ठीक है, पहले वाले जार में आप मिला रहे हो नमक, ठीक है, इसमें नमक है, अब इसमें नमक मिल गया, ठीक है, अब इसमें शुगर है, इसमें चीनी है, ठीक है, चीनी,
ठीक है, चीनी है, और इसमें पत्थर मिला रहे हो, पेबल्स, पत्थर माने पेबल्स। तो अब इसमें ना सॉल्ट आप मिल जाएगा, वो सॉल्ट ऐसे घुल जाएगा कि आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि इसमें नमक मिलाया हुआ है, उसके लिए आपको किसी और माइक्रोस्कोप या इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिर शुगर, इसमें भी आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे कि इसमें चीनी मिलाई है हमने, ठीक है, लेकिन पत्थर, पत्थर घुलेंगे क्या? पत्थर अंदर पानी में मिक्स होगा? हम्म, नहीं होगा, पत्थर पानी में मिक्स नहीं होगा। तो अगर जब आप देखोगे कि सॉल्ट नहीं दिख रहा है, इसमें शुगर नहीं दिख रहा है, इसमें पत्थर दिख रहा है, अपनी आंखों से देख पा रहे हो, तो जो पार्टिकल्स आप अपनी आंखों से देख पाते हो वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। होमोजीनियस में तो नमक मिल गया, चीनी मिल गई, तो ये होमोजीनियस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लाइट स्कैटर करोगे, अपनी जो लाइट स्कैटर करते हो आप इधर से, तो ये सीधी जाएगी, ऐसा स्कैटर नहीं होगी ये, ठीक है, एक ही पाथ से निकल जाएगी, क्योंकि स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स इसके बड़े बड़े नहीं कि लाइट ऐसे ऐसे करके स्कैटर हो, इधर इधर ऐसे करके हर जगह स्कैटर हो, ऐसा स्कैटर नहीं होगी, इसमें होगी, पत्थर में स्कैटर होगी वो, ठीक है, हर जगह स्कैटर होगी, ठीक है, ये याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक पॉइंट आता है जब आप है ना पानी में और नमक या चीनी नहीं मिला पाओगे। मान लो कि ये पानी का जो जार है, इसमें आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, वो घुल गई, 2 चम्मच चीनी मिलाई, घुल गई, 3 चम्मच चीनी मिलाई, घुल गई, 4 चम्मच चीनी मिलाई, घुल गई, 5वें चम्मच में वो नहीं घुल रहा है, चीनी ऐसे ऊपर दिख रही है कि नहीं घुला, वो पानी सारा सोख लिया, खत्म हो गया पानी, ठीक है, जब तक आप उसको गर्म नहीं करते, गर्म करने के बाद तो घुल जाएगी वो ऑब्वियसली, लेकिन गर्म नहीं करते उसी टेम्परेचर पे, वो नहीं, सॉल्यूट नहीं होगा, फर्दर वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कोई ज्यादा सॉल्यूट आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, जब ऐसा पॉइंट रीच होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट से। डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट माने ये जिसमें आप मिला रहे हो वो ज्यादा होता है सॉल्यूट से, ठीक है, और कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट से, बस इतना याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मैंने हाईलाइट करके रखा है। परसेंटेज बाय मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट माने क्या होगा? सॉल्यूट माने जो चीज आप मिला रहे हो, जैसे चीनी, फिर नमक, याद रखना, सॉल्यूट माने जो चीज आप मिला रहे हो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इधर लिख रही हूँ मैं, देखो, mass of solution is equals to mass of solute plus solvent, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। तो इधर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सॉल्वेंट का हमारा मास दिया हुआ है 30 ग्राम और सॉल्यूट का मास दिया 20 ग्राम, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो सिंपल, 20 मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास 20, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 30 प्लस 20 कितना होगा? 50, और इंटू 100, 20/50 इंटू 50 इंटू 100, इधर 0 0 कट हो जाएगा, 5 से ये 2 2 2 4, 40 ग्राम, ठीक है, आ गया हमारा परसेंटेज बाय मास, 40 ग्राम नहीं, 40% बाय मास, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब ये देखेंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, देखो, डिस्पर्स्ड फेज हमेशा सॉल्यूट में होता है, हमेशा सॉल्यूट होता है, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम हमेशा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम हमेशा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट माने पानी हो गया जिस चीज में मिला रहे हो, ठीक है, और डिस्पर्स फेज मतलब जो चीज से डिस्पर्स हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा जार है, अब उसमें मिला दे रहे हैं, चीज मिला देते हैं, ठीक है, चीज, चीज को, चीज नहीं, चलो मान लो कि आपने ऑयल मिला दिया, ऑयल मिला दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स दिखेंगे ना भाई, तो यहाँ पे ऑयल इज अ सॉल्यूट, ऑयल इज अ सॉल्यूट, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा, कोई कोई शो नहीं करता है, कुछ कुछ जो है वो शो नहीं करता है, लेकिन वो कौन से हो जाएंगे फिर? होमोजीनियस मिक्सचर, ये कौन से है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हिट्रोजीनियस मिश्रण, ठीक है, हिट्रोजीनियस मिश्रण, इतना समझ आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है? सॉलिड, सॉलिड क्या बना रहा है? एलॉयज, जेम्स, कलर्ड ग्लास बना रहा है, सॉलिड और लिक्विड, ये याद रखना है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड,
पेंट बनाता है, इंक बनाता है, एग व्हाइट। एग व्हाइट मतलब मानो ये अंडा है, इसमें जो योक होता है, इसको छोड़ के जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसको हम बोलेंगे एग व्हाइट। ठीक है। इट इज ऑल्सो सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड में सॉलिड होता है और वो लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है उसका। ठीक है। डिस्पर्स फेज यहाँ पे सॉलिड है, गैस है, और नेम इसको एरोसोल बोलेंगे, जैसे कि स्मोक और डस्ट, जैसे कि स्मोक और डस्ट। ठीक है। तो वो जो डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट है हमारा, वो किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। ठीक है। और जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में है? जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। ये सॉल्यूट होता है, याद रखना, डिस्पर्स फेज सॉल्यूट होता है और ये हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है। इसमें जो है सॉलिड सॉल्वेंट है हमारा, उसमें लिक्विड मिला रहे, क्या है? जेल बोलते हैं उसको, जैसे कि कर्ड हो गया, चीज हो गया, ठीक है, जेली हो गई। ठीक है। इसको जेल जैसा ही है, जेल जैसा होता है, जेली, चीज, कर्ड। फिर लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हो, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो उसको हम बोलेंगे एमल्शन। जैसे मिल्क हो गया, हाँ, तो पानी में दूध मिला दिया, बटर हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, तो ये सब लिक्विड में लिक्विड है। सबसे इजी एग्जांपल है ये। ठीक है। लिक्विड में लिक्विड वाला। फिर लिक्विड में गैस, तो फॉग हो गया। फॉग देखा है ना? तो गैस हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। गैस क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि ये डिस्पर्जन मीडियम है, जिसमें डिस्पर्ज हो रहा है, वो गैस में डिस्पर्ज हो रहा है। ठीक है। लिक्विड गैस में डिस्पर्ज हो रहा है, तो फॉग हो गया, फिर हमारे बादल हो गए, मिस्ट हो गया। अब हमारा डिस्पर्जन मीडियम इसमें क्या है? सॉलिड। और डिस्पर्स फेस कौन सा है? गैस। मतलब सॉल्यूट हमारा गैस है और डिस्पर्जन मीडियम में हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉलिड फॉर्म बनता है केक और ब्रेड। क्या है? केक और ब्रेड। फिर डिस्पर्जन मीडियम देखेंगे, इसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड है। और इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है? गैस। इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है? गैस। तो लिक्विड में गैस डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है। लिक्विड में गैस डिस्पर्स हो रहा है लिक्विड की वजह से, तो क्या हो जाएगा? सोप, लेदर, एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर पता है ना क्या होता है? वो जो कोक और ये सब होता है ना, वो एरिएटेड होता है, एरिएटेड ड्रिंक्स बोलेंगे उनको। ठीक है। ये एरिएटेड वाटर है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्फ्यूज किया होता है। लेकिन एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होता है? जो कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये हमारे एरिएटेड ड्रिंक्स है। ठीक है। कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये हमारे एरिएटेड ड्रिंक्स है। ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे गैस डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है। गैस डिस्पर्स हो रहा है और इसमें लिक्विड सॉल्वेंट है हमारा। बस इतना याद रखना है कि डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट होता है और डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट होता है। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट होता है, बस इतना याद रखो और एग्जांपल्स याद रखो। डन। फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब ये जो है ना वो मेन है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है। इवापोरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, बाय सेपरेटिंग फनल है। ठीक है। सब्लिमेशन है, ये जो सब्लिमेशन है वो है। फिर इसमें डिस्टिलेशन भी है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है। इसमें जो है ना, ये फनल को, मतलब सेपरेटिंग फनल है उसको मतलब सेपरेट करना है फनल से। ठीक है। और ये उज बनने की प्रक्रिया है, ये क्रोमेटोग्राफी है, ये आसवन है। डिस्टिलेशन माने आसवन, और ये क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। चलो, सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्पीकरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। बहुत आसान है, आराम आराम से पढ़ेंगे, तुरंत आ जाएगा। देखती हूँ कैसे नहीं आता। ठीक है। Used to separate volatile components from a non-volatile components. ठीक है। नॉन वोलेटाइल माने, नॉन वोलेटाइल माने क्या होता है? जो अवाष्पशील है। ठीक है। जो वाष्पीकरण नहीं होता है जिसका, उसको हम क्या बोलेंगे? अवाष्पशील। तो वो क्या हो जाएगी? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। सॉल्यूट, ये हमेशा सॉल्यूट होता है, याद रखना। सॉल्यूट मतलब पता है ना सॉल्यूट क्या होते हैं? जैसे कि नमक हो गया, फिर चीनी हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। तो इसमें से हम वो जो वाष्पशील घटक है हमारे, उसको अलग करने के लिए, वाष्पशील घटकों को अलग करने के लिए, किसमें से अलग करने के लिए? अवाष्पशील घटकों में से अलग करने के लिए हम इवापोरेशन का उपयोग करते हैं। मानो पानी में से हमको सिर्फ नमक निकालना हो, तो हम पानी को बॉईल कर देंगे जिससे सिर्फ नमक नमक रह जाए। ठीक है। पानी को हम बॉईल कर देंगे, ये प्रोसेस आगे आ जाएगा। देखो दिखा इधर, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक निकालना। तो ये भी एक एग्जांपल ही है इवापोरेशन का। ठीक है। अब उसको गर्म करके ही निकाल दो। फिर डाई फ्रॉम इंक। ठीक है। स्याही में से रंग। ठीक है। स्याही से रंग निकालना, तो ये भी हमारा वही है, इवापोरेशन। याद रखना, यूज टू सेपरेट, ये वाष्पशील घटकों को अवाष्पशील घटकों में से अलग करता है।
ठीक है, ये वाष्पशील घटकों को, इसका मतलब वाष्पशील घटक और इसका मतलब अवाष्पशील घटक, उसमें से अलग करता है। हमारा जो इवापोरेशन मतलब हमारे जो वाष्पीकरण का जो रेट है, ठीक है, उसकी जो वृद्धि है, ठीक है, उसका जो बढ़ता है, इसकी जो मतलब दर में जो वृद्धि आती है वो किस किस फैक्टर के बेसिस पे आती है, किस किस वजह से आती है। तो सबसे पहले तापमान, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब इवापोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। फिर क्षेत्रफल, हमारा जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी में डिक्रीज, ह्यूमिडिटी में नमी में कमी आएगी तब भी हमारी जो इवापोरेशन का रेट होगा, हमारे वाष्पीकरण का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने कम होना। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण, अपकेंद्रण, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को? केंद्रापसारक बल, ठीक है, क्या बोलेंगे? केंद्रापसारक बल, ठीक है, याद रखना, क्या बोलेंगे? इधर लिख दूं क्या मैं? चलो आपके लिए लिख देती हूँ। कौन सा बल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब केंद्रापसारक बल। कौन सा बल? केंद्रापसारक बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम केंद्रापसारक बल भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम केंद्रापसारक बल भी बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण का सेडिमेंटेशन के लिए हम केंद्र प्रसारक बल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, टेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स, इसमें इसका कैसे यूज होता है, ठीक है, इसका जो सिद्धांत है वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, जो जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम नीचे जो मतलब डेंस जो कण होते हैं हमारे, जो घने घने, डेंस माने घने, ठीक है, वो जो कण होते हैं उनको हम नीचे फोर्स फोर्स कर दिया जाता है उनको, ठीक है, नीचे धकेल दिया जाता है। हल्के जो कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, जो हल्के कण, इधर लिखा है लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, जो हल्के कण है वो ऊपर रह जाते हैं और जो डेंस है घने घने कण वो नीचे रहेंगे इधर, ठीक है। तो बस यही हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इधर प्रोसेस भी समझाया है। ये जनरली वॉशिंग मशीन में यूज होता है, डेली यूज होता है, डेली जिनके घर पे वॉशिंग मशीन है, और वो नहीं तो क्रीम बटर वाला भी इसमें यूज प्रोसेस है, आगे आएगा। इसको घुमाते हैं, ये नीचे रोटेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसको घुमाएगा घुमाएगा ये सबसे पहले ऐसे रहेगा मिक्स, ठीक है, ये मिक्स रहेगा, डेंस घने घने कण भी और जो हमारे हल्के कण है वो साथ में एकदम रहेंगे। लेकिन जैसे फिर वो उसको रोटेटरी जो हमारी होएगी मशीन, उसको जब हम घुमाएंगे डूम 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 ठीक है, जब भी वो घूमेगा तो ये ऐसे अलग हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हवा, जो हल्के हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, हमारी जो लेबोरेटरी होती है उसमें जब हम ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं ना तब भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। किसमें? रक्त और मूत्र प्रशिक्षण में, किसमें? रक्त और मूत्र मूत्र परीक्षण में, ठीक है। इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, जो अशुद्ध पार्टिकल्स होते हैं, जो शुद्ध नहीं होते, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, किसमें से? रक्त और मूत्र प्रशिक्षण में, किसमें? रक्त और मूत्र मूत्र परीक्षण में, ठीक है। इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, जो अशुद्ध पार्टिकल्स होते हैं, जो शुद्ध नहीं होते, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, किसमें से? रक्त और मूत्र परीक्षण में, ठीक है। टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज, जब हम मक्खन को क्रीम से अलग करते हैं, ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मक्खन को हम जब अलग करते हैं दूध में से, ठीक है, तब भी यही यूज होता है, क्या यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, इसमें भी क्या होता है भाई, वॉशिंग मशीन में जब हम पानी गीले कपड़ों में से पानी निकाल ले तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है ना, मशीन गोल 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 घूम के पानी बाहर निकाल देती है, वो पाइप से निकलता है पानी, ठीक है, वो पाइप से बाहर पानी निकलता है। और कितने पेज बाकी है भाई? है और 10 एक पेज होंगे, कर लेते हैं आराम से एकदम। बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, बाय यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल मतलब जैसे मैंने ड्राइंग की है बाजू में देखो,
ये जो ड्राइंग है ना, ये सेपरेटिंग फनल है हमारा। क्या है ये? सेपरेटिंग फनल। डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज, ये अपने घनत्व पे, इनका जो घनत्व होता है उन पे निर्भर करते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करते हैं। अब इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जब आपको तेल और पानी को अलग करना हो, तब हम क्या यूज करेंगे? सेपरेटिंग फनल। फिर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन, जब आपको मतलब लोहा निकालना हो, ठीक है, लोहा निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, तब हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। लाइटर स्लैग रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव मेल्टन आयरन एट द टॉप, एट द बॉटम, मोल्टन आयरन एट द बॉटम। इसमें जो लाइटर स्लैग होते हैं उसको निकाल देते हैं, जो हल्का जो होता है, हल्का जो हमारा माल होता है, धातु माल, उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन जो टॉप बाय दिस मेथड, इस मेथड से निकलेंगे। कौन सा मेथड से? सेपरेटिंग फनल से। टू लीव मोल्टन आयरन एट द बॉटम, क्योंकि जिसकी वजह से जो हमारा पिघला हुआ लोहा है वो नीचे रह जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऊपर से जो हल्का धातु, मतलब हल्का जो धातु माल होता है, स्लैग, हमारा जो हल्का धातु माल होता है, उसको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पिघला हुआ लोहा है वो नीचे रह जाए, बॉटम पे क्या रह जाए? नीचे रह जाए, ठीक है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, हमारा जो लोहा होता है उसको निकालने के लिए, जैसे कि उसी का प्रोसेस लिखा है यहाँ पे मैंने। लाइटर स्लैग, जो हमारा हल्का धातु माल होता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। रिमूव फ्रॉम द टॉप, ऊपर से हटा दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा पिघला हुआ लोहा हो वो बॉटम पे रह जाए, बॉटम माने नीचे। और ऊपर से क्या हटा देते हैं? लाइटर स्लैग। लाइटर स्लैग रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव मोल्टन आयरन एट द बॉटम। ओके, चलो। सब्लिमेशन, ये तो बहुत इजी है। सब्लिमेशन बहुत इजी है, तुरंत आ जाएगा, और इसके तो कुछ एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सब्लिमेशन, उच्च बनने की क्रिया। सब्लिमेशन माने उच्च बनने की क्रिया। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ दोज टू सॉलिड्स इन विच वन सॉलिड इज सब्लिमेट, हमको उन दोनों मिश्रणों को अलग करना है जिनमें एक जो मिश्रण है वो क्या हो? सब्लिमेट हो, ठीक है, क्या हो? सब्लिमेट हो। मिक्सचर इज हीटेड ड्यू टू विच द सब्लिमेट सब्सटेंस, सब्लिमेट जो सब्सटेंस, मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, जिसमें जो सब्लिमेट सब्सटेंस है ना वो वेपराइज हो जाता है, एंड द वेपर्स आर कलेक्टेड एंड कूल्ड डाउन टू गेट प्योर सॉलिड, ठीक है। बस इतना जानो आप कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि वो सीधा सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से सीधा गैस, बीच में लिक्विड नहीं आता है, बीच में लिक्विड नहीं आता है, ठीक है। वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, इधर नहीं लिखती, बोल देती सीधा, ठीक है। सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, बस याद रखना इतना सा। तो इसका एग्जांपल क्या है? नेपथलीन। इसको मम्मी बेड के नीचे रखती है, बेड के नीचे रख दिया, कपड़ों के नीचे रख दिया, बाथरूम में रख दिया, और फिर ये ना, पता है ये गोली क्या होती है? ये गायब होती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये क्या होती? गायब होती है। ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये क्या होती? गायब होती। इतनी सी होगी, छोटी 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 होती जाएगी, लिक्विड में नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी होके वो सॉलिड में गैस, सॉलिड से गैस बन जाएगी हवा में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? नेफ्थलीन। एंथ्रेसिन, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर। फिर बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, फिर आयोडीन, फिर जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस, वो HgCl2, NH4Cl, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने, ठीक है, एग्जांपल आपको याद रखने। नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन तो एक जैसा ही है, इन इन बोल रहा है पीछे। फिर कैम्फर याद रखो, कैम्फर माने कपूर, बोलने में हिंदी जैसा ही है, कैम्फर, सिर्फ इसको हम स्टाइलिश तरीके से बोलते हैं, कैम्फर, उसमें कपूर, ठीक है। बेंजोइक एसिड याद रखो, सैलिसिक एसिड याद रखो, दोनों एसिड है। आयोडीन याद रखो, बहुत इजी है। फिर ड्राई आइस याद रखो, फिर ये ClCl वाले याद रखो, HgCl2, NH4Cl, तो याद रह जाएगा। कैसे कैसे पैर में याद रखना है? नेफ्थलीन और एंथ्रासिन है, फिर कैम्फर माने कपूर है, बेंजोइक एसिड, सैलिसिक एसिड है, आयोडीन ऐसे याद रख लो, ड्राई आइस है, HgCl2, NH4Cl, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्रोमेटोग्राफी पे आते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा माने कलर, क्रोमा माने कलर, ठीक है। फॉर दोज मिक्सचर कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज, जिसकी सबकी, ये उन मिश्रणों के लिए है जिनकी सोखने की जो होती है ना कैपेसिटी, वो अलग अलग होती है, ठीक है, जिनकी सोखने की जो अंदर क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, उनके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन बताती हूँ। हाँ, ये याद रखना कि इसको इन्वेंट किया था टी स्वेट ने, कैसे भी याद रखो, स्वेट बोलो, टी स्वेट बोलो, बस याद रखना किसने इन्वेंट किया था। यूज फॉर दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, ये उन सॉल्यूट के लिए यूज होता है जो सेम जो सॉल्वेंट होता है उसी में डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि यूज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, ठीक है, जो डाई में से
कलर सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर में से पिगमेंट सेपरेट करने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, खून में से ड्रग निकालने के लिए। देखा होगा आपने कि जो हमारा ड्रग एडिक्ट होता है उसका ब्लड सैंपल लेता है ये देखने के लिए कि भाई उसने ड्रग सच में लिया नहीं लिया, उसको प्रूफ करने के लिए। तो वो क्रोमेटोग्राफी से होता है। किससे होता है? क्रोमेटोग्राफी से, याद रखना क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिर कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक इंक, ये बस याद रखना, ठीक है। ब्लैक जो हमारी इंक होती है उसके कलर कंपोनेंट्स भी क्रोम होते हैं। डिस्टिलेशन यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेसिबल लिक्विड्स, ये उन दो मिसेसिबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। टू अपोजिट प्रोसेसेस इन्वॉल्व, दो अपोजिट प्रोसेस इन्वॉल्व है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। लो वेपर लिक्विड वेपराइजेस फर्स्ट एंड कलेक्टेड सेपरेटली, जो लो वेपर लिक्विड होता है उसको हम पहले वेपराइज कर देते हैं और अलग से उसको निकाल लेते हैं, अलग से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसको रख लेना, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, एसीटोन एंड वाटर, वेपराइजेशन कंडेंसेशन आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेसिबल लिक्विड्स, ये उन दो मिश्रणों के लिक्विड्स को अलग करता है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, उनके मिक्सचर को अलग करता है। फॉर विच द डिफरेंस, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम हो। फॉर द लिक्विड्स ऑफ नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट, और वो भी लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट नजदीक होता है, सेम होता है, नियरली, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, हवा में से अलग अलग गैस निकालने के लिए, ठीक है, अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। मेथनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल एंड एसीटोन, ये याद रखना, मिथेनॉल एंड एसीटोन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यूज्ड फॉर लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ये उनके लिए यूज होता है जिनका लिक्विड का बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, which decompose at or below their boiling point, ठीक है। उन उन लिक्विड के साथ इसको यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है वर्सेस उनका जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, वो बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज कर जाते हैं। ग्लिसरॉल डिकम्पोज मच बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सो सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइक सोप इंडस्ट्री, साबुन की जो इंडस्ट्री है उसमें भी यही यूज होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जो ये स्पेंट लाइट जो है उसमें से सेपरेट करते हैं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। प्योरीफाइड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको रिड्यूस प्रेशर पे हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये वही डिस्टिलेशन का एग्जांपल है। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेंपरेचर टू गेट लिक्विड एयर। एयर को हम कंप्रेस करते हैं प्रेशर बढ़ा करके, ठीक है, और उसको फिर ठंडा करते हैं टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के उसको हम मतलब कंप्रेस करते हैं और फिर ठंडा करते हैं उसका टेम्परेचर कम करके। क्या 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 करने के लिए? टू गेट लिक्विड एयर। स्टीम डिस्टिलेशन, सब्सटेंस व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल, इसको आप स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, इसको हम सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए जरूरत है। सीधा आप इसको इसके मेथड पे देखो, एग्जांपल देखो बस। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी, ठीक है, फिटकरी की जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको अलग करने के लिए। दिस टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। क्या करना है इसमें? पानी है उसमें कुछ इम्प्योर सॉलिड्स है, ठीक है, उसको आपको हिलाना है डिसॉल्व करने के लिए, उसको आपको क्या करना है? हिलाना है डिसॉल्व करने के लिए। इवेपोरेशन जो बेसिन है उसको आपको क्या करना है? अब उसको गर्म कर दो, तो जिसमें जो सॉल्वेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, ठीक है, हीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर हमारे पास? क्रिस्टल्स, ठीक है। वो क्रिस्टल्स को आप ठंडा होने दो, जैसे ही वो ठंडा होगा उसको फिल्टर पेपर पे निकाल दो, तो आपको सिर्फ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है, बस इतना ही प्रोसेस है, बहुत आसान हो गया। हाँ, अब आते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे। क्या आते हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। रुक जाओ, आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स। हाँ, केमिकल चेंज क्या होता है? जो नए प्रोडक्ट फॉर्म करे। केमिकल चेंज माने जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करे वो क्या हो जाए? केमिकल चेंज, ठीक है, दैट फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। और फिजिकल चेंज डज नॉट चेंज इट्स केमिकल आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क इतना है कि फिजिकल चेंज में अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है वो, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन केमिकल चेंज में वो नए प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि ले लो एप्पल का सड़ना, जब एप्पल सड़ गया, अब उसको एप्पल रॉट हो गया, एप्पल रॉटिंग, ठीक है, तो आप उसको वापस से नॉर्मल कर सकते हो क्या? जी नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके एग्जांपल भी साथ साथ लिखते चलो। फिजिकल केमिकल चेंज का एग्जांपल है ये, ठीक है, जैसे कि एप्पल रॉटिंग, कोई भी फ्रूट का सड़ना, तो ये केमिकल चेंज, इसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जैसे कि रस्टिंग, रस्टिंग माने जंग लगना,
जब लोहे पे जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पे जंग लगता है तो वो फिर अब उसको नॉर्मल नहीं कर सकते, वो जंग लग गया जो लग गया, वो केमिकल चेंज है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर कंबशन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन एक याद रखना, डाइजेशन इज द केमिकल चेंज, डाइजेशन इज द केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की बात करें तो मेल्ट मेल्ट होना, मेल्ट होना। अब जैसे कि आप पानी मेल्ट कर दे रहे हो तो उसको भाई वापस फ्रीज कर सकते हो ना, वापस फ्रीज कर सकते हो। फिर बॉईल करना, फिर किसी चीज को चॉप करना, तो वो देखो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। वो अगर आप ककड़ी है, ठीक है, या फिर उसको चॉप कर दो ककड़ी को, ठीक है, इफ यू आर चॉपिंग द क्यूकुम्बर, तो उससे उसकी कोई केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हो जाएगी, वो खीरा का खीरा ही रहेगा, छोटा सा पीस हो या बड़ा पीस हो, ठीक है, वो खीरा ही रहेगा, ठीक है। तो उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखना। चॉपिंग भी एक वही है। फिर मान के चलो श्रेडिंग, श्रेडिंग भी एक फिजिकल चेंज है। तो ये सब क्या हो गया हमारा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। और एग्जांपल लिखती हूँ मैं केमिकल चेंज का। अब मान के चलो कि लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, आपने उसको जला दिया, आपने उसको क्या किया, जला दिया, जल गया वो, और वो बन गया राख, बन गया वो राख, ये राख का ढेर बन गया लकड़ी का टुकड़ा। तो वापस लकड़ी में जाएगा क्या वो, अब वापस लकड़ी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है। अब लेमन ले लो, लेमन, नींबू, लेमन, अरे क्या चल रहा है भाई, हाँ लेमन, उसको स्लाइस में काट दो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा जो दूध है, सॉरिंग ऑफ मिल्क, क्या हो गया, सॉरिंग ऑफ मिल्क, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। एक बार दही बन गया तो फिर वो दूध नहीं बन सकता वापस, ठीक है, ठीक है। फिर बस इतना याद रखो, इतना काफी है अभी केमिकल चेंज के लिए। और फिजिकल चेंज में बस, फिजिकल चेंज में ये सब याद रखो कि क्या क्या है, चॉपिंग है, मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर शुगर को पानी में डिसॉल्व करना, बताओ ये कौन सा चेंज होगा, शुगर इन वाटर, ये कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, उसको आप अलग कर सकते हो शुगर को, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज होगा। फिर और ले लो, जैसे कि कांच का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो ये केमिकल चेंज थोड़ी है, ये कोई रासायनिक प्रक्रिया है क्या, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कोई रासायनिक प्रक्रिया है नहीं, ये फिजिकल चेंज है, क्या है ये, फिजिकल चेंज है। क्यों भाई, तो टूटने के बाद ग्लास ही है, वो ग्लास कोई चेंज नहीं होगा मिट्टी में या इसमें, वो ग्लास ही है, ठीक है। फिर आपने मिक्स कर दिया सैंड विथ वाटर, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, जो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी रासायनिक जो आइडेंटिटी है, इनकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज करता है, ठीक है, वो चेंज करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। बस इतना याद रखना, हमारा सेशन आज हम यही एंड करते हैं। आप रिवाइज करो, आज मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन लेक्चर भी आज ही आ जाएगा, वो 1 घंटे का होगा, वो भी अभी आज ही अपलोड करूंगी। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब रिवाइज करना, ये टेबल इज इम्पोर्टेंट, इसको एक बार बस पढ़ लो अच्छे से एकदम, ठीक है। फिर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट टिंडल इफेक्ट देख लेना, हेट्रोजीनियस समांगी विषमांगी क्या होता है वो देख लो, ठीक है, कंपाउंड देख लो, एलिमेंट देख लो। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, एकदम आराम से क्लास देखना, उसको लिखते जाना। ये पूरे चैप्टर की नोट्स में आपको एक्सपोर्ट कर दूंगी, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दूंगी मैं। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल पे एक्सपोर्ट करूंगी नोट्स, तो वहां ज्वाइन कर लेना जिससे आपको नोट्स मिल जाए। ओके चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कीप सपोर्टिंग। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और कुछ भी क्वेरी हो या कुछ आपको चाहिए तो कमेंट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।